नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल माय विद्यालय में। जैसा कि आपने देखा कि हमने ज्योग्राफी के कुछ 2 या 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज ये हमारा चौथा टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि तारे का जन्म के बाद में तारे कैसे उनका जीवन चलता है। तो तारों का जीवन, लाइफ ऑफ स्टार, यानी तारों का जीवन, तारों का जीवन। आज हम देखेंगे लाइफ ऑफ स्टार। हमने देखा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है और सभी मंदाकिनियाँ या गैलेक्सियाँ तारा मंडलों से मिलकर बनी हुई हैं और उसी तारा मंडलों में तारे पाए जाते हैं, जो कि सैकड़ों अरब तारे पाए जाते हैं एक मंदाकिनी में। हमने कहा कि अब इन तारों का जीवन कैसे आया होगा या तारे बने कैसे होंगे, तो हम उसी की चर्चा करते हैं कि तारे कैसे बने हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए पढ़ते हैं। तो तारों का जीवन, तारे की बात करें तो जो मंदाकिनी हैं, मंदाकिनियाँ जो है, ये मंदाकिनियाँ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं? तो मंदाकिनियाँ गैसों और धूल कणों से मिलकर बनी हुई हैं। और गैसें में भी कौन कौन सी? तो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है और बाकी अन्य गैसें भी उपस्थित है, बाकी धूलकण उपस्थित है। तो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें गैसें और धूलकण उपस्थित है, जिसमें से गैस में हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिकता में पाई जाती है। यानी तारों का निर्माण भी इन्हीं गैसों से होता है। क्या होता है, जब मंदाकिनियों की बात करें तो मंदाकिनियों में गैसों का जब बवंडर होने लग जाता है, इकट्ठा बहुत ज़्यादा जो गैसों का बवंडर हो जाता है, इस तरह से जब गैसें बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाए एक ही स्थान पर, तो उसका एक बवंडर होने लग जाता है। ठीक है, तो उसका एक बवंडर होने लग जाता है और इन्हीं गैसों के बवंडर से एक तारों का निर्माण होता है। हमने कहा कि तारे का जो जन्म है या तारे को जो जीवन देता है, तारे को जीवन निहारिकाएँ देती है। पेन देना। तारे को जीवन निहारिकाएँ देती है, परंतु तारे को पालने का काम मंदाकिनी करती है। मंदाकिनियाँ तारे को पालने का काम मंदाकिनियाँ करती है। अब जो मंदाकिनियाँ हैं, इनसे तारे बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो तारा है, तारे की स्टेज यानी तारों का जीवन, तो इसकी पहली स्टेज आ जाती है आदि तारा। आदि तारा, आदि तारा, इसे बोलते हैं प्रोस्टार। प्रोस्टार जो है ये एक आदि तारा है, जो कि नया तारा है। और ये जो तारा है ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ बनता है, ये गैसों का बवंडर होता है, गैसों का बवंडर है, ये एक गैसों का बवंडर है। गैसों के बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाने के कारण गैसों का जो एक सम्मिलित रूप है, ये हो जाता है आदि तारा। प्रारंभ में इस आदि तारे की बात की जाए और ये बहुत ही बड़ा होता चला जाता है, धीरे धीरे गैस इकट्ठा होती है और बहुत बड़ा होता है। और इसका जो तापमान है, इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान -173 डिग्री होता है। ये जो गैसों का बवंडर है, ये घने गैसों के बादल होते हैं। क्या होते हैं? घने गैसों के बादल, गैसों के बादल होते हैं। गैसों का बवंडर ये घने गैसों के बादल होते हैं, जिसे उल्ट बादल कहते हैं। उल्ट बादल, इसे उल्ट बादल कहते हैं। ये जो घने गैसों का जो बवंडर है, इसे गैसों का बादल या उल्ट बादल कहते हैं। प्रारंभ में इसका तापमान -173 डिग्री होता है और इसका आकार, इसका जो आकार है ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है।
यानी जो गैस धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और बढ़ते हुए चली जाती है। तो आदि तारा इसी को बोलते हैं, इसी को आदि तारा कहते हैं। आदि तारा किसे कहते हैं? जो गैसों का बवंडर होता है, इसका प्रारंभिक तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। जो गैसों का बवंडर है इसे घने गैसों के बादल कहते हैं, जिन्हें ऊर्ट बादल भी कहते हैं, और इनका आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहली स्टेज तो हो गई इसकी आदि तारा। अब आदि तारे से तारे का निर्माण कैसे होता है? तो आदि तारे से तारा का निर्माण या तारे का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टार से प्रोस्टार टू स्टार, यानी प्रोस्टार से स्टार कैसे बनते हैं? तो प्रोस्टार से स्टार का बनना देखो ये कैसे बनेगा। क्या होगा, जब गैसें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, यानी गैसों का बवंडर है और गैसों बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो गैसों का ये जो बवंडर है, मान लेता हूँ कि मैंने ये इस तरह से एक प्रोस्टार बनाया है और ये गैसों का बवंडर है, बहुत ज़्यादा गैसों का बवंडर है। जब ये गैसें के बवंडर इकट्ठा होने लगते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये गैसों के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो गैसों के अणु हैं ये आपस में क्या होने लग जाते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। देखो ये एक बहुत बड़ा एक स्टार था। क्या हुआ, इनके बीच में गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण हुआ तो ये छोटा स्टार बन गया और ये क्या हुआ? सिकुड़ने लग गया। ये सिकुड़ता और छोटा हो गया। यानी अब देखो बहुत ज़्यादा इसमें गैसों के जो कण हैं बहुत नज़दीक हो गए, इसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे ही बढ़ा ना तो गैसों के मध्य में क्या हुआ? घर्षण अधिक हुआ। यानी गैसों के अणुओं के मध्य घर्षण अधिक होता है, तो गैसों के अणुओं के मध्य क्या हुआ? घर्षण अधिक होता है, घर्षण अधिक हुआ। इसी घर्षण के कारण ये जो तापमान है 173 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर मैं कहूँ कि 173 डिग्री सेल्सियस प्रारंभ में तापमान 173 डिग्री सेल्सियस था। ये सिकुड़ा तो यहाँ पर तापमान और बढ़ा, यानी जो ताप है ये बढ़ गया और आगे बढ़ रहा तो आगे ताप और ज़्यादा बढ़ गया। और एक समय ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजन, क्योंकि तारा बना ही किस चीज़ से मिलकर बना है? तो गैसों से, और गैस में भी कौन सी? तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। अगर तारे की बात करें तो इसका जो तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? तो बढ़ते बहुत अधिक तापमान हो जाता है और 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ जाता है। यानी प्रारंभ में तापमान 173 डिग्री सेल्सियस था, ये बढ़ता गया, गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगा और ये सिकुड़ता रहा। सिकुड़ते हुए जब तापमान और बढ़ा तो 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। और जैसे ही 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आता है तारे में, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जब तापमान 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ से अब देखो, अभी तक के तारा से बना नहीं था, लेकिन अब तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चालू हो गई तो तारा बन गया और तारा बनकर स्टार्ट हो गया। तो देख लो क्या क्या हुआ। जब तारे बने कहाँ से? तो मंदाकिनियों से मिलकर बने हैं, क्योंकि मंदाकिनियों में भी गैस और धूलकण पाए जाते हैं। लेकिन तारों का जो जन्म होता है कहाँ पर होता है? निहारिकाओं में होता है। तारे की बात करें तो तारे की प्रारंभिक स्टेज है आदि तारा। आदि तारा गैसों का बवंडर होता है। जब प्रारंभिक तापमान इसका 173 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे ऊर्ट बादल या फिर गैसों के घने बादल कहते हैं। इनका आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जब आदि तारे से प्रोस्टार से स्टार बनने की बात कहें तो क्या हो जाता है? एक बहुत बड़ा तारा होता है, ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है।
क्यों? क्योंकि इनकी गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है और ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है, जिससे गैसें बहुत अधिक इनका घनत्व हो जाता है और टकरा टकरा कर इनके मध्य गैसों के मध्य इसमें तापमान बढ़ने लगता है। और जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ते बढ़ते -173 डिग्री सेल्सियस से 10⁻60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। और इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से तारे का जन्म चालू हो जाता है, यानी तारा अब पूर्णतः बन जाता है। ठीक है, तो प्रो स्टार से स्टार कैसे बनते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन तारों का जीवन यहीं समाप्त नहीं होता। अभी तो तारे में सिर्फ अपनी खुद की चमक और खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा ही है, लेकिन तारे का जीवन, अभी तो तारा बना है, अब तारे के आगे के जीवन को देखते हैं कि तारों का अगला जीवन क्या होता है। अब जो तारों का जीवन है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? तारों का जीवन, ये अभी तो तारों का जीवन की तारे का जीवन कैसे चालू हुआ। अब तारे का अंत, भाई तारे बन गए हैं लेकिन अब तारे का अंत भी तो होगा। तो तारों का जो अंत है, क्योंकि तारे बने कैसे, हमने इस चीज़ को देख लिया कि तारे का जीवन कैसे हुआ। अब ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो अभी स्टार्ट हुई है ये चलती ही रहेगी काफ़ी दिनों तक, सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक ये चलेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, यानी इसका जो ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा और इसे भी कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त करना होगा। तो हम उसी तारे के अंत की ओर चलते हैं या तारे की मृत्यु की ओर चलते हैं कि तारे मरते कैसे हैं। ठीक है, तो तारे की मृत्यु की बात करें तो तारे की जो मृत्यु है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तारे की मृत्यु उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक द्रव्यमान। प्रारंभिक द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करेगी कि उसका शुरुआती द्रव्यमान कैसा है। तो प्रारंभिक द्रव्यमान अब ये दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। कैसे कैसे? तो देखो, पहला तो ये है कि अगर तारा यानी तारे का द्रव्यमान, पहली चीज तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य या उससे कम, जो तारे का द्रव्यमान है सूर्य के तुल्य या उससे कम हो, तुल्य हो, तो क्या होगा? तारे का अगला नाम आएगा। या फिर क्योंकि तारे की मैंने दो कंडीशन बताई है, पहली कंडीशन ये कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो तारे का द्रव्यमान अगर सूर्य के तुल्य हो तब क्या होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगा कि तारे का द्रव्यमान, तारे का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान सूर्य से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य से बहुत बड़ा हो तब क्या होगा? अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य हो तो क्या होगा? क्या होता है ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में जो तारा है, ये तारा अभी क्या हुआ, तारा अभी उसमें सिर्फ स्वयं का प्रकाश आया था और उसकी खुद की ऊष्मा आई थी, तो प्रकाश और ऊष्मा तारे में आ चुकी थी। परंतु जैसे ही तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य हुआ तो इसकी अगली स्टेज आ जाती है श्वेत वामन तारा। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण इस चीज़ का भी देख सकते हो कि कोयला है, कोयला, परंतु कोयला याद रखना कि बाहर से जलता है, बाहर से जलता है। लेकिन एक तारा में कंडीशन क्या होती है, ये एक तारा है, ये इसके नाभिक से जलना प्रारंभ होता है, क्योंकि इसके नाभिक में स्टार्ट होती है। और याद रखना कि तारे में जो नाभिक में प्रक्रिया चालू होती है, नाभिक की संलयन प्रक्रिया, उसमें चार हाइड्रोजन मिलकर
दो हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, दो हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और याद रखना ये तारे के केंद्र से चालू होती है। अब इसमें तो आग अंदर से बाहर से लगकर अंदर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आग अंदर की ओर लगती है और जलते हुए बाहर की ओर आती है। तो ऐसे ही सूर्य का अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य या उसके बराबर है या उससे कम है, तो क्या होगा कि जब नाभिक के अंदर का, तारे के नाभिक का अंदर का अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 2 हीलियम नाभिक में बदल रहा है, तो यहाँ पर जब 4 हाइड्रोजन 2 हीलियम में बदल जाए और नाभिक का हाइड्रोजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अगर नाभिक का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्रसार होने लगता है। किसमें प्रसार होने लगता है, तारे के बाहरी आवरण में। जो तारा का जो बाहरी आवरण है, यानी अंदर का पूरा खत्म हो गया, तो सिर्फ अब यहाँ का बचा हुआ है, इधर बाहरी भाग, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रसार होने लगता है। आप देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो कि ये अंदर का यहाँ तक पूरा खत्म हो चुका है और ये बाहरी आवरण, यहाँ का अभी हाइड्रोजन बाकी था, यहाँ पर हाइड्रोजन बाकी था और यहाँ का जो पूरा का पूरा हाइड्रोजन है वो हीलियम में क्या हो गया, तब्दील हो चुका है। बाकी सब अंदर हीलियम ही हीलियम है। तो यहाँ का जो बाहरी आवरण है उसमें, तारे के बाहरी आवरण में क्या होता है, प्रसार होता है, प्रसार होता है। और प्रसार होने के बावजूद जब ये प्रसार होने लगता है ना, तो ये अपना बाहरी आवरण को ही खो देता है, होने लगता है, तथा यह अपना बाहरी आवरण क्या कर देता है, खो देता है। तो ये अपना बाहरी आवरण खो देता है। इसी बाहरी आवरण को खो देने की वजह से ये जो तारा है ये मृत तारा बन जाता है। बाहरी आवरण खो देता है, जिसके कारण यह अपना मृत तारा बन जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक चीज़ याद रखेंगे कि जो तारा है ये लाल दानव तारा जरूर बनेंगे और ये मृत तारा बन जाता है। मृत तारा बनने के पीछे इसका रीज़न क्या है, कैसे होता है ये मृत तारा, तो उसे भी देख लेते हैं। एकदम से तो मृत्यु बनेगा नहीं। तो देखो, तारा उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बनना तो शुरू हो गया था। अब हाइड्रोजन और हीलियम बनना जब शुरू हो जाता है तो तारा बनता है लाल दानव तारा बनता है, ठीक है। या फिर आप कहो कि ये इसी तरह से मृत तारा बन गया, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं इसे और अच्छे से एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लाल दानव तारा भी बने गए और ये तो मैंने बताया कि इसका हाइड्रोजन ख़त्म कैसे होगा और उन्हीं हाइड्रोजन के ख़त्म होने पर इसकी अलग अलग स्टेजेस आएगी। पहले इसे पूरा ही क्लियर कर लेते हैं। देखो, जब इस तारे को अगर आप ध्यान से देखोगे, हम बात कर रहे हैं जिस तारे का द्रव्यमान तारे के तुल्य हो, मतलब सूर्य के तुल्य हो, तो जब ये अंदर का नाभिक, इसका अंदर का द्रव्यमान क्या हो जाता है, या अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और बाहरी हाइड्रोजन बच जाता है, सिर्फ बाहर का हाइड्रोजन बच गया है, अंदर का खत्म हो जाता है। तो इसकी पहली स्टेज आएगी लाल रक्त दानव तारा। इसका नाम क्या होता है, जब अंदर की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाए। मैंने वही तो कहा यहाँ भी, क्योंकि हमने डायरेक्टली कहा कि इनका जीवन कैसे समाप्त हो रहा है, तो डायरेक्टली बता दें कि जीवन समाप्त ऐसे होता है, लेकिन उन्हें जीवन को समाप्त होते तक इनकी कई स्टेपें आती है। तो जब लाल रक्त दानव तारा है, जब ऐसे 4-4 हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम में बदल जाते हैं, तो ये लाल रक्त दानव तारा बन जाता है। जब इसके नाभिक
नाभिक का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाने पर जब नाभिक का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो मैंने कहा कि इसके बाहरी आवरण में क्या होता है, प्रसार होता है। तो इसके बाहरी आवरण में प्रसार होने लगता है। तो देखो खत्म हो जाता है और बाहरी आवरण में क्या होता है, प्रसार होता है। बाहरी आवरण प्रसार होता है तो ये इतना बड़ा दिखाई देता है और इसका रंग कैसा होता है, लाल। तो रंग के कारण ये लाल होता है और ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। लाल को ही हम रक्त, क्योंकि रक्त भी लाल ही होता है, और बहुत बड़ा क्योंकि इसमें बाहरी आवरण में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो बाहरी आवरण में प्रसार हो रहा है और इसी प्रसार के वजह से ये दानव की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लाल रक्त दानव तारा बनता है। क्या कहा मैंने, इसका रंग लाल होता है और ये अपने बाहरी आवरण में क्या करता है, प्रसार करता है, जिसके वजह से ये दानव की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल रक्त दानव तारा कहते हैं या रक्त दानव तारा भी। तो बाहरी आवरण में क्या होता है, प्रसार होता है, और जब बाहरी आवरण में प्रसार होता है तो इसे लाल रक्त दानव तारा कहते हैं। प्रसार होने के बाद में जब ये अपना आवरण खो देता है तो ये श्वेत वामन तारा बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या जाती है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। बाहरी रक्त को इसने या बाहरी आवरण जो इसका खो देता है तो श्वेत वामन तारा बन जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। श्वेत वामन तारा ये एक मृत्य तारा है, यह एक मृत्य तारा है, मृत्य तारा है, मरा हुआ तारा है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण भी चला गया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो गया और ये राख की तरह सफ़ेद नज़र आता है। जैसे आपने देखा होगा किसी कोयले को जलते हुए कि कोयला जल जाता है तो ऊपर से धीरे धीरे उस पर सफ़ेद सफ़ेद राख लगने लगती है, जैसे उसको खोरोगे तो अंदर फिर से आग मिलेगी। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है और उसका तापमान कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी तरह जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के तुल्य हो तो उसमें 4 हाइड्रोजन 2-2 हीलियम में बनकर वो खत्म हो जाता है। उसके बाहरी आवरण में बहुत प्रसार होता है, जिसके कारण वो अपने बाहरी आवरण को खो देता है और एक मृत्य तारा बन जाता है। लेकिन इतनी स्टेप को करने के लिए ये 2 स्टेजों से गुजरता है। पहले जब उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होता है तो उसके बाद में वो लाल, क्योंकि कलर में बिल्कुल लाल, और दानव की तरह, क्योंकि उसका आवरण बढ़ता हुआ जा रहा है तो दानव की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लाल रक्त दानव तारा पड़ा। और ये नाभिक में पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाने के बाद होता है और बाहरी आवरण में क्या होता है, प्रसार होता है इसका। उसके बाद में जब ये ठंडा होता है तो श्वेत वामन तारा कहते हैं, इसे जो है मृत्य तारा भी कहते हैं। और ये चीज किसने दी थी कि तारे के तुल्य हो, तो एक थे चंद्रशेखर, सी चंद्रशेखर, जिसने दी चंद्रशेखर सीमा, सी चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी, चंद्रशेखर सीमा। ये क्या था, जिन तारों का द्रव्यमान 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 हो तो वो इस तरह से उनकी मृत्यु होगी। आप देख सकते हो किस तरह से होगी, इस तरह से। जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 गुना से कैसा हो, कम हो, 1.44 गुना इंटू सूर्य के 1.44 गुना से कम हो तो उनकी मृत्यु इस तरह होगी। यानी सूर्य के द्रव्यमान से जिन तारों का द्रव्यमान 1.44 गुना से कम है तो वे इस तरह से उनकी जिंदगी समाप्त होगी। परंतु जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य से बहुत बड़ा है, यानी 2 गुना या 3 गुना, तो ये पूछा जाता है कि सी चंद्रशेखर जी ने क्या कहा था। तो देखो, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य से बहुत बड़ा हो तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट जो है, यहाँ पर तारों का
द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान कितना अधिक हो, 1.44 गुना ऑफ सूर्य, है ना। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अगर ये ज़्यादा है तारे का द्रव्यमान, तो उनकी मृत्यु इस तरह से होगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की स्टेज को आप समझ लो। क्या होता है, जब 4 हाइड्रोजन 2 हीलियम में क्या हो जाते हैं, तब्दील होते हैं, तो यह प्रक्रिया कहाँ चलती है, नाभिक में चलती है, नाभिक में हो रही है। और नाभिक में होने की वजह से बहुत दिनों तक ये नाभिक में चलते रहती है। धीरे 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 पूरा का पूरा नाभिक का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। पर इसका जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो देखो, जब तारे का हाइड्रोजन खत्म होता है, नाभिक का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो इसका तारे का बाहरी